मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 18 साल थी। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मुझे लड़कियों के बाल कटिंग करने होते थे। मेरे पिताजी नाई थे, इसलिए मैं बाल कटिंग करने का काम अच्छी तरह से जानता था। पार्लर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। लोग कहते थे कि इसकी 70 साल की उम्र है, मगर देखने में ये अभी भी फुर्तीली और जवान लगती थी। सुना था कि इस औरत से जो भी शादी करता है वो शादी की रात ही मर जाता था। मैं इस औरत के यहाँ नौकरी तो कर रहा था। ये औरत मुझे पैसे भी काफी अच्छी दिया करती थी, लेकिन एक दिन इसने मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। जिंदगी में बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। एक दिन हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों टांगें पैरालाइज हो गई हैं। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता गांव के सबसे मशहूर नाई थे। हालांकि गांव में उनकी अच्छी दुकान भी थी, मगर कुछ नहीं हो सका। मेरे पिताजी का इलाज चलाना था, इसीलिए मजबूर में आकर मुझे पिताजी की दुकान बेचनी पड़ गई। बहुत इलाज करवाया, लेकिन पिताजी ठीक नहीं हुए। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जवान हो, अपने पिता के हालात देखकर उन पर रहम खा लो। अगर आज तुम काम धंधा करते होते तो शायद हमें तुम्हारे पिता की दुकान बेचनी ना पड़ती। लेकिन मैं क्या करता, मुझे भी अपने पिता की तरह लोगों के बाल काटना आता था, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर मैं तो कोई ऐसी नौकरी करना चाहता था जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना लगे और बैठे बिठाए पैसे भी आ जाया करें। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई कारोबार बना ही नहीं है। बिना मेहनत के तो इंसान एक समय की रोटी भी नहीं खा सकता। तो फिर मैंने ये कैसे सोच लिया था कि मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार सकता हूँ। अब अपने पिताजी की हालत को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना करके बहुत बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। अब घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरी नौकरी करना बहुत जरूरी था। आखिर मैं अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मम्मी बार बार मुझसे यही कहती थी कि किसी सैलून में नौकरी कर लो, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं तो ट्राई करना ही था। इसीलिए मैं वहाँ उस ब्यूटी पार्लर में ट्राई करने के लिए चला गया। मैं जैसे ब्यूटी पार्लर में गया तो देखा कि वहाँ एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। मैंने उस नौकरी के लिए कहा तो उसने कहा, हमारे यहाँ लेडीज काम करती हैं, जेंट्स लोग हमारे यहाँ काम नहीं करते, बल्कि हमें जेंट्स कस्टमर की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, मगर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नौकरी दे दें। मैंने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताया तो उसके दिल में रहम आ गया और वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, पहले मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ। उसने मुझसे बालों की कटिंग करवाई और उसे मेरे हाथ की कटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वो कहने लगी कि तुम कल से मेरे पास काम करने के लिए आ सकते हो। इस तरह मेरी नौकरी पक्की हो गई थी और मैं अगले ही दिन काम पर चला गया था और यहाँ पर अपना काम दिल लगाकर कर रहा था, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ पर अपने बाल कटवाने के लिए आई हुई थी। आधा दिन तो इसी तरह से गुजर गया था, लेकिन शाम के टाइम पर मैंने देखा था कि पार्लर की मालकिन से मिलने के लिए शहर के दो आदमी आए थे, मगर इन दोनों के रंग बहुत काले थे। जबकि एक आदमी के गाल पर तो एक बड़ा सा दाग था। ये दाग तो ऐसा टाइप का लग रहा था जैसे कई सालों पहले इस इंसान का गाल किसी गर्म चीज से जल गया हो। मालकिन अपने इन कस्टमर से बड़ी खुश हुई थी और उनको अपने ऑफिस के अंदर ले गई। वहां ले जाने के बाद न जाने उन लोगों के बीच क्या बात हुई, ये तो मैं नहीं जानता था, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि उन लोगों ने मेरी मालकिन को एक भारी रकम दी थी और वो लोग वहां से बहुत खुश होते हुए गए थे। मालकिन ने उन लोगों से कहा था कि अब तुम 20 दिन बाद आना। मेरी समझ नहीं आया था कि मालकिन ने उन्हें 20 दिन बाद क्यों बुलाया था। मैंने तो इस बात को इग्नोर कर दिया था और अपने काम में बिजी हो गया था। मेरे साथ साथ यहाँ पर दो लड़कियां और काम करती थी जो औरतों का फेशियल मेकअप वगैरह करती थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ औरतों के बाल काटने के ही काम पर रखा गया था। अगले दिन फिर से ब्यूटी पार्लर में कुछ ऐसे मर्द आए थे जो मालकिन से डायरेक्ट ऑफिस में मिलने के लिए गए थे, और वहां जाने के बाद मैंने देखा था कि उन लोगों को मालकिन ने बहुत सारे पैसे दिए और मालकिन ने उन लोगों को भी कोई चीज दी और कुछ
दिन बाद आने के लिए कहा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहता था, मगर कभी मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इस बात की सच्चाई तक पहुंच सकूं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की सोनी, जो कि बहुत सुंदर थी, मैं उसे धीरे-धीरे पसंद करने लगा था, क्योंकि उसके साथ मेरी बातचीत होने लगी थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, जबकि मैं एक मामूली सी शक्ल का और काले रंग का लड़का था। मैं शक्ल-सूरत से बिल्कुल अपने पापा की तरह था, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत काले, और अजीब बात ये थी कि यहाँ आने वाले मर्द वही होते थे जिनका रंग बहुत काला होता था। मेरी सोनी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे यहाँ पर काम करने में मेरी हेल्प करती थी। मुझे यहाँ से जितने भी पैसे मिलते थे, मैं अपनी माँ के हाथ पर रख दिया करता था। मेरी माँ मेरी कमाई देखकर बहुत खुश होती थी, और ये सब देखकर उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस होता था, क्योंकि एक ऐसा बेटा जिसे सारी जिंदगी मेहनत करने के बारे में सोचा भी ना हो, और अचानक से वह मेहनत करने लग जाए और अपनी माँ के हाथ पर अपनी मेहनत की कमाई रखने लगे, तो ऐसे बेटों को देखकर माँ को तो गर्व महसूस होगा ही। मैं पार्लर की मालकिन से पैसे ले लिया करता था। वह मुझे खामोशी से पैसे दे देती थी। उसकी आदत मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वह ज़रूरतमंद लोगों की फौरन ही मदद कर देती थी। भले ही उसका पार्लर बहुत छोटा था, लेकिन मैंने देखा था कि मालकिन के पास हमेशा ढेर सारे पैसे होते थे, और यहाँ पर आने वाले कस्टमर भी ज़्यादातर मर्द लोग ही होते थे, जो एक मोटी रकम में मालकिन को देकर जाते थे, और लेडीज कस्टमर को तो दोनों लड़कियां ही से हैंडल कर लेती थीं। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। धीरे-धीरे मैंने सोनी को पसंद करने लगा था, क्योंकि मैं काले रंग का मामूली सी शक्ल वाला लड़का था, जबकि वह खूबसूरत और गोरी-चिट्टी लड़की थी। वो भले ही मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन अपने दिल में कभी भी मेरे लिए मोहब्बत वाली फीलिंग उसके लिए होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक दिन काम करते समय मुझे मेरा कुछ सामान नहीं मिल रहा था। मैं ज़्यादातर अपना सामान डेस्क में ही रख दिया करता था, मगर आज डेस्क में भी तलाशी ले रहा था तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे अपने कस्टमर के बाल काटने थे। शीतल और सोनी भी अपने कस्टमर को हैंडल करने में लगी हुई थी। मैं अंदर मालकिन के ऑफिस में चला गया। उस समय मालकिन पार्लर में मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद मेरा सामान गलती से मालकिन के ऑफिस में चला गया हो। मैंने मालकिन के ऑफिस में इधर-उधर देखा, तब मेरी नज़र अचानक एक दरवाजे पर गई। ये दरवाज़ा बहुत ही बड़ा अजीब था। मैं उस दरवाजे की तरफ धीरे-धीरे जाने लगा, तभी पीछे से किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तो मेरे कांधे पर हाथ रखने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सोनी थी। वो कहने लगी कि तुम यहाँ मालकिन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मेरा कोई सामान नहीं मिल रहा है, मौजूद नहीं है डेस्क में। मुझे लगा शायद गलती से मेरा सामान किसी ने मालकिन के ऑफिस में रख दिया हो। वो कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। क्या तुम नहीं जानते मालकिन के ऑफिस में किसी को आने की परमिशन नहीं है? उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बिना परमिशन के कोई उनके ऑफिस में आए। मैंने कहा, क्या बात हो गई? ऐसा भी क्या बात हो गई? कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ से निकलो, इससे पहले वो तुम्हें यहाँ देख ले। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो गुस्से में नौकरी से भी तुम्हें निकाल सकती है। मुझे जबरदस्ती मालकिन के ऑफिस से निकाल कर बाहर ले आई। यहीं पर ही पार्लर में आने जाने वाले लोग का मेन दरवाजा था, और अंदर की तरफ जाकर मालकिन का छोटा सा ऑफिस बना हुआ था। मगर ये सब देखकर तो मैं हैरान रह गया था कि इस ऑफिस के अंदर भी एक छोटा सा दरवाजा था, जहां तक मैं पहुंचने वाला ही था, मगर सोनी ने मुझे जाने नहीं दिया और कहने लगी, सामान तुम दूसरी तरफ रखकर चले गए थे, तुम खुद ही अपना सामान रख कर भूल गए थे। इस तरह फिर हम लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, मगर आज तो ये देखकर मेरे तले जमीन ही निकल गई थी कि एक औरत और एक मर्द पार्लर में आए और डायरेक्ट मालकिन के ऑफिस में चले गए, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो लोग पार्लर से निकले तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। मैंने सोनी और शीतल से पूछा कि आखिर इस लेडीज ब्यूटी पार्लर में मर्दों का क्या काम है। मेरे इस सवाल पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी, और फिर सोनी हिचकिचाते हुए कहने लगी कि इन लोगों को कोई काम तो होता ही होगा, हमें इस बात से क्या लेना देना। वैसे तो तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो, तुम्हें इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी नौकरी करना चाहते हो
तो सिर्फ काम पर ही ध्यान दो, इसके अलावा किसी बात पर ध्यान ना दो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। सोनी की बात पर मैं खामोश हो जाता था। अगले दिन रात के टाइम पर मैं अपने घर में मौजूद अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक मेरे चाचा चाची हमारे घर पर आ गए और मेरे चाचा जी मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। उनके सवाल पर मैंने कहा कि जी चाचा जी, बहुत अच्छा चल रहा है। तभी मेरी चाची कहने लगी कि तुम्हें पार्लर की मालकिन तुम्हें पैसे वगैरह तो ठीक देती है ना, या नहीं देती? मैंने कहा चाची, पार्लर की मालकिन बहुत अच्छी है, पैसे भी ठीक से देती है और हम लोगों के साथ बर्ताव भी अच्छा करती है। मेरी चाची कहने लगी कि दरअसल मैंने तुम्हारी पार्लर की मालकिन के बारे में उड़ते उड़ते कुछ अफवाहें सुन रखी हैं। मैंने कहा अच्छा, इस तरह की अफवाह हैं, जरा मुझे भी बताइए। तो चाची कहने लगी कि मेरी कुछ सहेलियां बता रही थी कि जो पार्लर की मालकिन है ममता, उसकी उम्र 70 साल है, मगर कोई भी इसे देखकर बता नहीं सकता कि उसकी उम्र 70 साल है। ये हमेशा जवान नजर आती है। इसके शरीर पर तुम्हें इतनी उम्र आने के बाद भी कहीं कोई दाग या धब्बा या फिर झुर्रियां नहीं मिलेंगी, मगर बेचारी का भाग्य बड़ा ही खराब है। इतनी अच्छी औरत होने के बावजूद भी चार चार शादियां कर चुकी है और बेचारा पति शादी की पहली रात ही मर जाता है। अपनी चाची की बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ था। अगले दिन मुझे पार्लर जाने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि मुझे अपने पिताजी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। मैंने मालकिन को फोन करके पहले ही बता दिया था कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी। मालकिन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब देर से पार्लर पहुंचा तो पार्लर के अंदर कदम रखते ही अचानक मेरी टक्कर मालकिन से हो गई, क्योंकि मैं पार्लर के दरवाजे से अंदर जा रहा था और वो दरवाजे से बाहर की तरफ आ रही थी और हम दोनों का ध्यान अपने अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। हम दोनों के टक्कर होने से मालकिन का पर्स जमीन पर गिर गया था। मालकिन घबरा गई थी क्योंकि उनके पर्स से कुछ सामान निकलकर जमीन पर बिखर गया। ये कोई और चीज नहीं बल्कि सफेद सी कोई चीज थी। मैंने जब इसे पर ध्यान दिया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मालकिन अपने पर्स में ढेर सारी फिटकरी लेकर कहाँ जा रही थी। आखिर इतनी ढेर सारी फिटकरी का मालकिन करती क्या है? मैंने शर्मिंदा होते हुए मालकिन से माफी मांगी और उनकी फिटकरी उठाकर उनको देने लगा, तो वो घबरा गई और कहने लगी कि तुम इसे हाथ में मत लगाओ, तुम अंदर जाकर अपने काम पर ध्यान दो, काफी कस्टमर आए हुए हैं। ये कहकर मालकिन जल्दी जल्दी अपने पर्स में फिटकरी रखने के लिए बाद पार्लर से कहीं चली गई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ था और मैंने इस बारे में सोनी और शीतल को बता दिया था। वो दोनों मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि तुम इन बातों पर ध्यान क्यों देते हो? तुमसे हमने कई बार कहा है कि तुम मालकिन की किसी भी हरकत पर नजर रखना बंद कर दो। मैंने कहा यहाँ रहते हुए मेरी तुम दोनों से बातचीत बढ़ गई है, इसलिए हम आपसे में दोस्त हो गए हैं। तो क्या हम कोई आपस में बात नहीं कर सकते? तो वो दोनों कहने लगी हाँ जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मालकिन कितनी खतरनाक औरत है। मैंने उन दोनों से कहा कि अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या खतरनाक हरकत मालकिन के अंदर देख ली? तो वो कहने लगी ये तो हम नहीं जानते, हाँ मगर इतना जरूर है कि ये फिटकरी पार्लर के अंदर कई बार ले जा चुकी हैं और कई बार हम दोनों ने भी देखा है। पार्लर के अंदर वाले कमरे में फिटकरी ले जाकर वह ना जाने उसके साथ क्या करती है। मैंने कहा क्या तुम लोगों को पता है मालकिन के चार चार शादियां हो चुकी हैं? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हमें पता है, हमने सुना है कि उनके चारों पति शादी की पहली रात ही इस दुनिया से चल बसे। मगर हैरानी वाली बात यह है कि मालकिन 70 साल की उम्र में भी 30 साल की लगती है। भगवान ने उनको बड़ा खूबसूरत बनाया है। उन दोनों की बात पर तो मैं भी एग्री हो गया था और फिर हम लोग बातें करते करते इसी तरह अपने काम में बिजी हो गए। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। कई कोशिश करने के बाद भी मैं पार्लर के अंदर वाले कमरे में नहीं जा सका था, लेकिन इस दौरान सोनी और मेरी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। मैं सोनी को प्रपोज करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर सोनी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो मैं उसके लिए अपने घर पर शादी की बात करूं। मगर अपनी रंगत को देखकर मैं खामोश हो जाता था। लेकिन एक दिन मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब सोनी ने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है। मैं तो इसी उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और फिर इस तरह हम दोनों के बीच फोन पर भी बातें होने लगी थी। सारा सारा दिन हम पार्लर में गुजारा करते थे और रात को समय
हम अपने घर में ही मोबाइल पर बात किया करते थे। करवा चौथ का सीजन चल रहा था, इसीलिए बहुत सारी औरतें पार्लर में अपना कोई ना कोई काम करवाने के लिए आ रही थीं। हमें में इनसे कोई भी चाह कर भी पार्लर की छुट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दिनों पार्लर में कस्टमर ज़्यादा आ रहे थे। मैंने देखा था कि मालकिन भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। एक दिन मालकिन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे समझाने लगी कि मुझे पूरे महीने की छुट्टी नहीं करनी है। अभी हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे, जब अचानक मेरी नज़र मालकिन के टेबल पर रखी हुई फिटकरी के डब्बे पर गई। ये काफ़ी बड़ा सा डब्बा था, जिसमें ढेर सारी क्वांटिटी में फिटकरी रखी हुई थी। मैंने हंसकर मालकिन से कहा, मालकिन आप आखिर इतनी सारी फिटकरी का क्या करती हो? मैंने उस दिन भी आपके पर्स से फिटकरी गिरती हुई देखी थी और आज भी इतनी ढेर सारी फिटकरी यहाँ पर रखी हुई है। आखिर आप इतनी ढेर सारी फिटकरी का करती क्या हैं? मालकिन घबरा गई और उन्होंने फिटकरी का डब्बा उठाकर टेबल के नीचे रख दिया। ना जाने क्यों उन्होंने बातों को इधर-उधर कर दिया। मेरी बात को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि अगले दिन फिर से मैंने मालकिन के ऑफिस में ढेर सारी फिटकरी देखी थी। मुझे जितना इंटरेस्ट मालकिन के पार्लर के अंदर वाले कमरे में जाने का था, उतना ही इंटरेस्ट मुझे अब इस फिटकरी के बारे में जानने का भी लगा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये मालकिन इतनी ढेर सारी फिटकरी का क्या करती है। मैंने आज फिर से मालकिन से फिटकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो मुझसे कहने लगी, क्या तुम इस फिटकरी का राज जानना चाहते हो? मैंने कहा, जी मालकिन, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पता चले जाए कि आखिर इस पार्लर में फिटकरी का क्या काम है। जबकि लेडीज ब्यूटी पार्लर में तो ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, आखिर घर में इस्तेमाल होने वाली फिटकरी का क्या काम? मालकिन मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि हम इस फिटकरी का राज जानने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मालकिन की बात सुनकर मैं घबरा गया। मेरे तो होश उड़ गए थे कि आखिर वह मुझसे किस तरह की बात कर रही है। मैंने कहा, मालकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। और तो और आपकी पहले ही 4 शादी हो चुकी है। मेरी बात सुनकर मालकिन कहने लगी कि ये अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने उड़ा रखी है कि मेरी 4 शादियाँ हो चुकी हैं और मेरे चारों पति शादी से पहली रात मर गए। तुम अगर शादी करना चाहते हो, तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें अपनी शादी के बदले और ढेर सारे पैसे दूँगी। इतने पैसे दूँगी कि तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों की किस्मत बदल कर रह जाएगी। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मेरा जो कुछ भी है, मेरी शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे साथ मैं शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत है। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मालकिन की बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं गहरी सोच में चला गया था, क्योंकि एक तो मुझे अपनी और मालकिन की शादी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये, अगर मेरे माता-पिता को इस बारे में पता चल गया, वो लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। और तीसरी बात ये कि सोनी मुझसे प्यार करने लगी है, वही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन मालकिन ने मेरे सामने जो नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थीं, उनसे मुझे अपने आने वाले फ्यूचर साफ नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार होने वाला था। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है और मुझे लगता था कि इन पैसों से मेरी किस्मत बन जाएगी। ये बहुत सारे पैसे थे और भले ही मालकिन की उम्र मेरी उम्र से ज़्यादा थी, लेकिन वो बेहद खूबसूरत थी। मालकिन की बात सुनकर ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने मालकिन से शादी के लिए हामी भर ली थी। अपने माता-पिता और सोनी की मोहब्बत के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने मालकिन से शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं पैसे के लालच में आ गया था। मालकिन ने मुझसे कहा था कि अगले हफ्ते हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मालकिन से शादी करने पर राजी हो जाने की खुशी में मालकिन ने 20,000 रुपये मुझे दिए थे, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने सोच लिया था कि इस बारे में ना तो मैं सोनी को बताऊंगा और ना ही अपने घर वालों को कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि इन सब का गुस्सा मेरी खुशियों को कम कर सकता है। मैं ढेर सारे पैसों को देखकर अंधा हो चुका था। मैं नहीं जानता था कि ये पैसा मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाने के बाद मैंने मालकिन के साथ शादी कर ली थी। सोनी से जो मेरी बातचीत कभी अच्छी हुआ करती थी, अब मैं उसे ज़्यादातर इग्नोर करने लगा था। वो भी ये बात नोटिस कर रही थी कि मैं उसे बहुत इग्नोर करने लगा हूँ। उसे लगा कि शायद मैं
अपने पिता की तबीयत की वजह से परेशान हूँ, इसलिए उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। मगर वो नहीं जानती थी कि मैं उसको धोखा देकर कितना कुछ कर चुका था। अपने माता-पिता को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। बस उन लोगों को तो मैं वक़्त पर ढेर सारे पैसे दिए जा रहा था, इसीलिए वह लोग मुझसे कोई सवाल-जवाब नहीं करते थे। अब उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि रात को उनका बेटा घर आता भी है या नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद मालकिन मुझे रात को अंधेरे में मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह ले आई थी। जब उसने मेरी आंखें खोली तो ये घर था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मालकिन, जो कि अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, उसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी। वो मेरे लिए दुल्हन बनकर तैयार हो गई थी और फिर जब मैं कमरे में गया तो वो धीरे-धीरे खुद ही मेरे करीब आने लगी और अचानक से उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। मालकिन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है। आखिर इस समय आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है? तो उन्होंने मुझे एक डिब्बा दिखाया और कहने लगी कि एक तरह की दवाई है। तुम्हारे रंग बहुत सांवला है। मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर लगाकर ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा चेहरा का रंग साफ हो जाएगा या नहीं। मैंने मालकिन से कहा कि आप ये किस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? मुझे अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं है, आखिर मुझे आप जैसी पत्नी मिल गई हो, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत कि मैं अपने रंग को साफ करने की कोशिश करूँ। मालकिन कहने लगी, लेकिन ये तो मेरा काम है। मालकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ने मुझसे कहा कि दरअसल शादी की पहली रात मेरा कोई भी पति मरा नहीं है, बल्कि अपने सारे पतियों को मैंने एक जगह कमरे में बंद करके रख दिया है। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई जहाँ पर 4 मर्द बैठे हुए थे और चारों की उम्र अलग-अलग थी। मगर उन चारों की हालत तो बड़ी खराब हो रही थी। किसी का चेहरा जला हुआ था, तो किसी का शरीर अजीब तरह से झुलसा हुआ था। वह लोग एक अजीब तकलीफ का शिकार थे। किसी के चेहरे पर बड़े-बड़े छाले बने हुए थे, तो उनमें से एक मर्द का चेहरा तो बिल्कुल लाल और उसके हाथ भी पैर भी लाल हो रहे थे। मैंने कहा, आखिर इन चारों को ये क्या हुआ है? मालकिन कहने लगी कि दरअसल मैं फिटकरी से अलग-अलग तरह की अलग-अलग तजुर्बे करती हूँ। बाहर विदेशों से दवाइयाँ मंगवाती हूँ और फिटकरी के साथ उन्हें मिलाकर उनका लेप बनाती हूँ। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे मर्दों की ज़रूरत होती है। मर्दों की स्किन हार्ड होती है, इसीलिए मैं अपना एक्सपेरिमेंट मर्दों पर ज़्यादा करती हूँ, ताकि मैं इस लेप को बनाने के बाद उन पर एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकूँ कि मेरी दवाई सही से काम कर रही है या नहीं। जो साइड इफ़ेक्ट होना होता है, वो इन लोगों को हो जाता है। ये लोग ज़िंदा हैं, मैं इन लोगों पर अपनी बनाई हुई चीज़ों के तजुर्बे करती रहती हूँ। मैं भी इसीलिए खूबसूरत और जवान लगती हूँ, क्योंकि जब कोई दवाई सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसे मैं अपने आप पर भी इस्तेमाल करती हूँ और जिसकी वजह से मैं खूबसूरत लगती हूँ। हमारे गाँव का कोई भी इंसान मेरे इस प्राइवेट काम के बारे में नहीं जानता, लेकिन शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आने के बाद मेरी क्रीम या ये लेप यहाँ से ले जा चुके हैं। पिछले 5 सालों से मैं इन लोगों पर अपनी किसी न किसी दवाई, लेप या फिर क्रीम का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब ये लोग काफ़ी बुरी तरह से इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट में आ चुके हैं। इसलिए अब मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो जवान हो और जिस पर मैं अपनी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट दोबारा से कर सकूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए मैं किसी न किसी मर्द को अपनी खूबसूरती या फिर अपनी बातों में लेकर उनसे शादी कर लेती हूँ और इस तरह से उनका फ़ायदा उठाती हूँ। तुम भी मेरे पति बन चुके हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। दरअसल मुझे ये चीज़ें मर्दों को ही बेचनी होती हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट भी मर्द पर ही करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल की औरतें बहुत ज़्यादा चालाक हैं, हर चीज़ की डिटेल निकालने में लगी रहती हैं। मर्द तो बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, मर्द तो अपने आप को खूबसूरत या अच्छा बनाने के चक्कर में ये भी नहीं देखते कि ये कौन-सी चीज़ किस तरह से बनी हुई है। बस जब उन्हें मेरे सामान से फ़ायदा होता है, तो वह मुझे मोटी रकम दे जाते हैं, जिसकी वजह से मैं दिन-ब-दिन मालामाल होती जा रही हूँ। अब जल्दी से तुम मेरे साथ कमरे में चलो। मैंने फिटकरी से विदेशी पाउडर मिलाकर एक लेप बनाया है। मुझे तुम्हारे ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करना है। मालकिन की बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं लोगों की हालत को अच्छी तरह से देख सकता था
और साथ ही साथ मैं मालकिन को देखकर दंग रह गया था कि वह कितनी चालाक थी। पार्लर की आड़ में वह लोगों को कितनी अच्छी तरह से बेवकूफ बना रही थी। इसका मतलब था कि वे लोग अपनी ही पत्नी के चंगुल में फंस गए थे। मालकिन ने उनके घर वालों से ये बता दिया था कि उनका पति मर गया है। ये सब जिंदा हैं और ये लोग मालकिन की बनाई दवाई के चपेट में आ चुके हैं और इनका बुरा हाल हो गया है, मगर मालकिन के इस काम में उनका साथ नहीं दे सकता था। मालकिन ने फिर से मुझे पैसे का लालच दिया। मालकिन कहने लगी कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकती हूँ। उसने मुझे अपने पर्स से निकाल कर बंदूक दिखाई और कहने लगी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी है तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अगर तुम्हें मेरे काम में शामिल होते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें यहाँ खड़े खड़े मार सकती हूँ। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मालकिन मेरे सामने ही अपने हाथ में बंदूक ताने हुए खड़ी थी। वह बार बार मुझे कमरे में चलने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि बिस्तर पर खामोशी से लेट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैं तुम्हें अपने काम के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी मालकिन से छुप कर शादी करके। ना तो इस बारे में घर पर मैंने कुछ अपने माता-पिता को बताया था और ना ही सोनी को। कोई जानता भी नहीं था कि मैं रात के समय मालकिन के साथ उनके घर पर मौजूद हूँ। मालकिन बार-बार मुझे डरा रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं गरीब और डरपोक इंसान था। मालकिन से मैं सामना तो कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन मुझे मार डालेगी और मेरे मर जाने की किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना था। मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी थी। मैं खामोशी से मालकिन की बातें में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। मालकिन दवाई का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने जा रही थी। ये रंग गोरा करने वाला लेप था। मेरा रंग सांवला था, इसीलिए उनको ये लेप सबसे पहले मेरे पूरे शरीर पर लगाना था। मैंने मालकिन के सामने ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया जैसे मैं उनसे बहुत डरा चुका हूँ और अब मैं अपनी हिम्मत हार गया हूँ। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप अपना काम शुरू कर दो। मेरी बात पर मालकिन खुश हो गई थी और मैं बिस्तर पर खामोशी से लेट गया। उसने लेप निकालना शुरू किया। धीरे धीरे वह मेरे करीब आ रही थी, लेकिन लेप निकालते निकालते वह ये बात भूल गई थी कि वह बंदूक को अपने हाथ से रख चुकी है। जैसे ही मालकिन लेप लगाने के लिए मेरे करीब आई, मैंने उसको धक्का जोर कर दिया और वह जमीन पर गिर गई। मैं फौरन ही खड़ा हुआ और मैंने बंदूक अपने हाथ में ले ली और मालकिन पर तान दी। मुझे इस तरह से देखकर मालकिन घबरा गई और कहने लगी कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कहा, तुम बहुत घटिया औरत हो। तुमने मुझे अपने पैसों के लालच में इसलिए फंसा लिया ताकि तुम अपने एक्सपेरिमेंट मुझ पर कर सको। जिस तरह तुम इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो, इस तरह तो मेरे साथ भी करनी चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मालकिन जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उसको नहीं बख्शा और जल्दी से उसको कमरे में बंद करके जैसे तैसे वहां से भाग निकला, क्योंकि मालकिन बहुत चालाक औरत थी और वह मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मालकिन को तो मैंने कमरे के अंदर बंद कर दिया था और खुद घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा था। फिर अचानक मुझे एक दरवाजा नजर आया। मैंने वह दरवाजा जैसे ही खोला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वह दरवाजा तो मालकिन के पार्लर के ऑफिस के अंदर खुल रहा था। इसका मतलब ये था कि मालकिन के ऑफिस के अंदर जो दरवाजा था, वो दरवाजा मालकिन के घर के अंदर खुलता था। अब मेरी समझ आई थी कि मालकिन इधर की तरफ आने से क्यों नहीं मना करती थी, और यही वजह थी कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर रात के अंधेरे में मुझे यहाँ लेकर आई थी। अब मेरी सब कुछ समझ आ गया था। मालकिन एक चालाक औरत होने के साथ साथ एक फ्रॉड औरत भी थी। मैं जल्दी से कॉलर से बाहर निकला और अपने दोस्त के घर पर चला गया ताकि रात गुजर सके और दिन निकल आए, और दिन निकलते ही मैं मालकिन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाऊं, क्योंकि इस तरह अपने घर भी नहीं जा सकता था। मेरे माता पिता परेशान हो जाते, इसीलिए मैं अपने दोस्त के घर चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो मैं अपने दोस्त को लेकर पुलिस के पास चला गया और पुलिस को मैंने सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे साथ मालकिन के पार्लर गई
اور وہاں جانے کے بعد پولیس نے مالکن کو اپنے حراست میں لے لیا۔ پولیس کو یقین آ گیا تھا کہ میری ایک بات بالکل سچ ہے، کیونکہ مالکن کے پارلر اور گھر میں رکھی ہوئی فیکٹری سے بنائی گئی ساری چیزیں مل گئی تھی، اور مالکن کے چاروں پتی جو کہ بہت بری حالت میں تھے ان کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور ان سے بیان لیا گیا جس میں ان لوگوں نے مالکن کی ساری سچائی کھول کر رکھ دی تھی۔ پورے گاؤں میں مالکن کی بہت بدنامی ہوئی تھی۔ مالکن کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ مالکن کا چیک اپ کروایا گیا جس میں وہ یہ بات بھی پتہ چلی کہ مالکن ایک فراڈ عورت ہونے کے ساتھ ساتھ دماغی روگی بھی تھی۔ ان چاروں آدمیوں کو بھی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ یہ لوگ جس طرح کسی نہ کسی چیز سے جھلسے ہوئے تھے، ان لوگوں کا علاج بھی چل رہا تھا۔ مالکن کے پارلر کو پولیس نے سیل کر دیا تھا اور اس طرح مالکن کی ساری سچائی گاؤں والوں کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی جب یہ بات پتہ چلی کہ میں مالکن کی باتوں میں آ گیا تو وہ لوگ پہلے تو مجھ سے بہت ناراض ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ سونی کو بھی میں نے بڑی مشکل سے منایا تھا کیونکہ اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ میں نے مالکن کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن ایک کام اچھا ہو گیا تھا۔ جس رات میں پارلر سے بھاگا تھا اس رات میں نے مالکن کے آفس سے بھاگتے سمے لاکر سے کافی سارے پیسے نکال لیے تھے اور وہ پیسے لے کر میں گھر سے نکل گیا تھا جو میں نے اپنے دوست کے پاس رکھ دیے تھے۔ جب یہ کیس پوری طرح سے نپٹ گیا تو میرے دوست سے میں نے پیسے واپس لے لیے تھے۔ ان پیسوں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ سونی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور اسی طرح میرے گھر والوں نے میری شادی سونی کے ساتھ کروا دی تھی۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی نوکری کرنے سے پہلے وہاں کے مالک اور مالکن کی جانچ پڑتال نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے میں اپنی مالکن کے چنگل میں آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بھی چنگل میں آ کر پھنس جائیں اور پھر آپ کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو۔ تو دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔